जिस स्वतंत्रता दिवस को आज हम और आप लोग मना रहे हैं, ये स्वतंत्रता कैसे मिली, इसके लिए कितनी शहादतें देना पड़ी। और आज जिस आज़ाद हवा में हम लोग सांस ले रहे हैं, जिस आज़ाद देश में हम लोग खुल कर के बात कर रहे हैं, इस देश के उस वक्त के हालात क्या रहे होंगे, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बलवंत कटारिया जी जुड़ चुके हैं। और उनसे जानना चाहेंगे कि क्या आज़ादी वाकई में इतनी आसानी से मिल गई थी, जो कोई भी राजनीतिक आदमी या कोई भी व्यक्ति उठकर उस पर सवाल या निशान खड़े कर देता है। कटारिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आप। जी नमस्कार। आपको मुबारक है स्वतंत्रता दिवस की, और आज हम खुल कर के बात कर पा रहे हैं इस स्वतंत्रता दिवस पर। सबको मुबारक, जम्मू वासियों को, कश्मीर वासियों को, हिंदुस्तानियों को और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी हमारे लोग हैं, सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूँ यहाँ से। जी कटारिया साहब, तो ये जो स्वतंत्रता है, आज़ादी जिसे कहते हैं, इस आज़ादी के मायने आखिर आपकी नज़र में क्या हैं? आप कैसे देखते हैं कि आज़ादी, आज़ाद ज़िंदगी और गुलामी भरी ज़िंदगी, इन दोनों को कैसे देखते हैं? देखिए सर, जिस तरह से पैसे की कीमत गरीब को पता होती, जी, उसी तरह से आज़ादी की कीमत गुलाम को पूछिए। क्योंकि 80 साल हो गए, हमारी तीसरी पीढ़ी आ रही है और तीसरी पीढ़ी ने गुलामी देखी नहीं। जी, तो लिहाजा जो आप अभी बैकग्राउंड में बोल रहे थे कि कुछ लोग जो अभी यंग लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आज़ादी आई ही 14 के बाद है, या इस तरह की बातें, ये बेतुकी बातें हैं। मैं अभी पहले भी ये कह चुका हूँ आज ही कि हमें अपने बच्चों को, अपनी यंगर जनरेशन को ये बताना चाहिए, आज के मौके पर बताना चाहिए। स्पेशली एजुकेशन में, करिकुलम में तो है ही, लेकिन ऐसे मौक़ों पर भी बताना चाहिए कि ये जो आज़ादी है ये क्या चीज़ है और ये कैसे मिली है। और मैं कह रहा था कि लाखों की संख्या में लोग जेल में सड़ गए, हजारों की संख्या में फांसी के फंदे पे चढ़ गए, 90 साल लगे भूख हड़ताल करते हुए, लाठियां खाते हुए, यात्राएं करते हुए, पूरी पूरी जिंदगी, जैसे महात्मा गांधी की पूरी जिंदगी जो है 90 साल, 80-90 साल उनकी जिंदगी है, इतने ही साल जो है वो स्ट्रगल हुई है। सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का वो निर्माण किया, बनाई, वो मारे गए हवाई जहाज क्रैश में। तो महात्मा गांधी को गोली मारी गई, कितना कुछ हुआ। फिर देश के दो टुकड़े भी हुए। टुकड़े जब हुए तो 12 लाख लोग कम्युनल क्लैश में मारे गए, हिंदू मुस्लिम राइट्स हो गए। तो इतनी तकलीफ, इतना नुकसान करने के बाद हमें ये आज़ादी मिली है। इस आज़ादी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, और बिना पढ़े, बिना आज़ादी का इतिहास पढ़े कोई बयान भी नहीं देना चाहिए। ये कोई मजाक की बात नहीं है। आज हमें, यदि हम अपना इतिहास, फ्रीडम स्ट्रगल को पढ़ें, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, और फिर आपको पता चलेगा कि ये आज़ादी कैसे मिली है। यदि और जानना चाहे तो कभी काला पानी में जेल है, सेलुलर जेल, वहां कभी एज ए टूरिस्ट जाइए, वहां देखिए, फिर पता चलेगा कि जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी उनकी क्या हालत होती थी वहां पे, कितना कष्ट होता था वहां पे उनको। वहां पे उनको एक दूसरे का चेहरा तक नहीं मिलता था, और पूरे दिन में काम करना पड़ता था, कोल्लू चलाना पड़ता था। तो वो तकलीफें उन्होंने सहन की हैं, फिर ये आज़ादी मिली है। कि भाई टेक इट सीरियसली, सेलिब्रेट करो, ये ड्यूटी है हमारी, लेकिन डोंट फॉरगेट टू रिमेंबर द हिस्ट्री बिहाइंड इट। हिस्ट्री पढ़िए, फिर आपको पता चलेगा, फिर आपकी अकल भी ठिकाने आ जाएगी जो कह रहे हैं कि 14 के बाद मिली। लेकिन कटारिया साहब, इस आज़ादी को इतने हल्के में क्यों लिया जा रहा है? कौन लोग हैं, ऐसी धारणाएं, ऐसी सोच कहाँ से पनप रही है कि देश के उन वीरों को, देश के उन शहीदों को हल्के में लिया जा रहा है, जिन लोगों ने जानें गंवा दी, उनके परिवारों को दो तशद्दुद झेलना पड़े, क्या कुछ उन लोगों ने देखा है। ये सब होने के बाद आज उस इतिहास को, जिसकी चर्चा होनी चाहिए, उस पर चर्चा ना करके ऐसे बेतुके बयान और हल्के में ले लेना, ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये अच्छी नहीं है। आज़ादी के इतिहास को ना समझ के हल्के में कोई बात करना, हल्के में कोई सेलिब्रेशन करना ठीक नहीं होगा। ये आज़ादी के हेल्थ के लिए ठीक नहीं है।
यदि हमें आज़ादी 90 साल लड़ाई लड़ने के बाद मिली है, तो अभी 80 साल तो इस आज़ादी को हुए हैं। अभी उतना समय तो हुआ ही नहीं जितना उसको लेने में लगे थे। तो अभी से आप अगर आज़ादी को हल्के में लेंगे, या आप ये कहेंगे, भूल जाएंगे कि इसके पीछे का इतिहास क्या है, ये ठीक नहीं होगा। और कहीं ऐसा ना हो कि ये आज़ादी वापस चली जाए। दुनिया में बहुत उथल पुथल हो रहा है, दुनिया में बहुत कंस्पिरेसी चल रही है, दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। तो कहीं फिर से हमारा देश जो है वो कमजोर ना हो जाए, या फिर से कम्युनल राइट्स के दायरे में ना आ जाए, फिर से हम जातिवाद को ना वापस ले आए। जिन कारणों से हमारा देश कमजोर हुआ था, ये भी देखना होगा। गुलाम क्यों हुए, वो कारण फिर से ना आए, फिर से जातिवाद ना आए, फिर से रीजनलिज्म ना आए, क्षेत्रवाद ना आए, धर्मों में बीच में लड़ाई ना हो। तो ये सारी चीजों को कंट्रोल करके रखना होगा। सभी सिटीजन्स को इंडियन फर्स्ट कहना होगा, नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, इंडियन फर्स्ट। आपकी पहचान हिंदुस्तानी होनी चाहिए, तब जाके ये देश जुड़ा रहेगा और प्रगति की राह पे चलता रहेगा। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस दौर में जो हो रहा है, इस दौर में देश के इतिहास को या जो बच्चे हैं उन्हें क्या इतिहास के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा, या उससे वंचित रह रहे हैं, जिस कारण ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं, जिस कारण ऐसी चर्चाएं होती हैं कि देश के आज़ादी जो है उसके इतिहास जो 90 साल का इतिहास आप बता रहे हैं, लाखों लोगों की शहादत हुई है और कई लोग तो आज भी गुमनामी में हैं जिन्होंने शहादतें दी हैं। तो उन पर चर्चा ना करके, उन पर रिसर्च ना करके ऐसी चर्चाएं क्यों? ये मैं समझता हूँ कि दोनों सेक्शंस जिम्मेवार हैं। सरकारी सेक्शन भी जिम्मेवार है और सोशल जो लोग हैं वो भी जिम्मेदार हैं। सोशल लोग ये कहीं नहीं पढ़ाते राष्ट्रवाद को। जितने भी कथावाचक हैं आप देख लो, किसी भी धर्म के हैं, वो ये नहीं पढ़ाते, राष्ट्रवाद नहीं पढ़ाते हैं। वो डिवाइड करने की जरूर करते हैं कि भाई तुम महान हो, तुम महान हो, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। इस तरह की बातें छोड़ के हमें राष्ट्रवाद पढ़ाना होगा। देश जो बनता है वो अलग अलग सेक्शनों की अलग अलग पहचान करके नहीं बनता है। देश बनता है जिस दिन फैमिली राष्ट्रवादी होगी, पढ़ी लिखी होगी, खुशहाल होगी, फिर वो मोहल्ला खुशहाल होगा, फिर वो गांव खुशहाल होगा, और फिर शहर होगा, फिर स्टेट होगी, और फिर सारी स्टेटों को मिला के कंट्री बनेगा। ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो नेशन होता है उसकी जो ईंटें हैं, नेशन की बिल्डिंग जो बनती है उसकी ईंटें हम हैं। मैं, आप, कोई भी सिटीजन जो है वो ईंट है। तो यदि ईंटें कमजोर होंगी, वो बिल्डिंग कमजोर होगी, गिर जाएगी। तो हमें हर सेक्शन को, हर हिंदुस्तानी को, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रीजन एंड क्रीड और कलर और कास्ट, हर एक ईंट जो है मजबूत होनी चाहिए। खाली एक ईंट मजबूत करने से, दूसरी ईंटों को कमजोर करने से बिल्डिंग नहीं बनती है। तो ये मान के चलना होगा, जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है वो हिंदुस्तानी है और वो मजबूत होना चाहिए। जब हमारी 150 करोड़ ईंटें जो हैं ये मजबूत होंगी तो बिल्डिंग बहुत मजबूत होगी, उसको कोई गिरा नहीं सकता दुनिया में। आखिरी सवाल है कटारिया साहब, और ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। ये हमारे पीछे राष्ट्रीय ध्वज है। इस राष्ट्रीय ध्वज को उस वक्त पकड़ करके सड़क पर निकलना, जब आज़ादी की जंग चल रही थी, जब आज़ादी के लिए आवाज़ उठ रही थी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे नौजवान सड़कों पर थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग थे, वो लड़ाई लड़ रहे थे। आज जिस राष्ट्रीय ध्वज को हम लेकर के यहाँ खड़े हैं, जिन लोगों पर हमने चर्चा की वो ठीक है, लेकिन क्या उस वक्त राष्ट्रीय ध्वज लेकर के बाहर निकलने वाला व्यक्ति उन लोगों के लिए ये मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, तो ये उस वक्त हिंदुस्तान का राष्ट्रीय ध्वज जो है वो नेचुरली ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट का अपना नेशनल फ्लैग था। तो ये तो नेशनल फ्लैग नहीं था, ये तो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट इंडिया का नेशनल फ्लैग था। तो नेचुरली पनिशेबल होगा, इस पे बैन होगा। तो जिन लोगों ने उस बैन को वायलेट करके उसकी परवाह ना करते हुए बाहर निकले, तो उनको लाठियां खानी पड़ी, जेलों में सड़ना पड़ा, और कईयों को फांसी भी हुई। जो भी उस टाइम का कानून था वो सजाएं लोगों ने पाई हैं, लेकिन उन्होंने झंडा नीचे नहीं किया, झंडा उन्होंने ऊपर ही रखा था। उन्होंने डंडे खा के भी झंडे को ऊपर रखा।
इसलिए इस झंडे को आज भी सलाम करनी चाहिए, 100 सलाम करनी चाहिए, इसको नमस्कार करना चाहिए, वंदना करनी चाहिए कि ये झंडा जो है, ये जो हमें प्राप्त हुआ है, ये ऐसे प्राप्त नहीं हुआ है, ये झंडा ही इंडिया है। इस झंडे को लेके आप कहीं भी दुनिया में खड़े हो जाएंगे, दैट विल मीन यू आर इंडियन। तो इंडिया की पहचान है ये, पूरी दुनिया में तिरंगा जो है वो एक ही है, यूनिक है, और यही तिरंगा जो है हमारा इंडिया है। और 3 कलर जो है, कितने खूबसूरत कलर हैं। मैं कहता हूं कि अगर इस तिरंगा पे डिस्कशन करनी हो तो आप पूरा पूरा दिन लग जाए, क्योंकि ग्रीन कलर, वाइट कलर और सैफरॉन कलर ये हमारी पूरी इंडियंस को जो है वो जोड़ते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, संदेश देते हैं, पीस का संदेश देते हैं, अपने अपने वतन के लिए लड़ मरने के लिए संदेश देते हैं, धार्मिक संदेश देते हैं। तो इस तिरंगे में हर चीज जो है वो छिपी हुई है। तो इस तिरंगे को हमें नमन करना चाहिए। हम कर भी रहे हैं, आज पूरा राष्ट्र जो है वो इस ध्वज को लेके चल रहा है, नमन कर रहा है। लेकिन मैं ये जरूर अपील करूंगा चलते चलते कि अपने बच्चों को अपनी फैमिली में, किताबों में तो है, यदि किताबों में है तो मैं अध्यापकों को अपील करूंगा कि बच्चों को विस्तार से बताएं कि ये आजादी ऐसे नहीं मिली थी। खासकर औरतों को 1947 से पहले औरतों की कंडीशन क्या थी, ये जरूर उनको पढ़ना चाहिए। और फिर अंबेडकर ने कानून में, जब अंग्रेज चले गए तो अंबेडकर ने औरतों के लिए जो रास्ते खोले, मर्द के बराबर के जो उनको हक दिए, अंबेडकर को भी भूलना जो है वो ठीक नहीं होगा, उसको भी याद करना होगा, जिसने ऐसा कानून बना दिया। लेकिन यहाँ पर ज्योतिराव फूले और उस दंपत्ति को नहीं भूल सकते हैं, माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिराव फूले को। सर, माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले जो हैं वो बहुत पहले उन्होंने क्रांति की थी। इस नए भारत में उनका स्थान जो है वो मिल रहा है, उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट मिल रही है। लेकिन धीरे धीरे जो है उनका नाम जो है वो पॉपुलराइज हो रहा है। आने वाली जनरेशन को ये जरूर पता चल जाएगा कि सावित्रीबाई फूले जो है उसने भी औरतों की पढ़ाई के लिए पहली शिक्षिका जो पहली शिक्षिका वही कहलाई है। और ये मैं बताऊं कि जब उनको घर से निकाल दिया गया, महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले को उनके घर वालों ने बाहर निकाल दिया कि ये पढ़ाई वाला काम गलत है, तो उनको शेल्टर कहाँ मिला? उनको शेल्टर मिला फातिमा शेख और उस्मान शेख, 2 भाई बहन थे, मुस्लिम थे, उनके घर में जाके शेल्टर मिला। और फिर उन्होंने वो अपने मिशन जो था वुमेन एजुकेशन का, उसको कैरी फॉरवर्ड किया। उसी मिशन को बेसिकली आगे डॉक्टर अंबेडकर ने चलाया, उसको कानूनी शक्ल दे के तो 1950 में औरतों को पूरा बराबर का हक दे दिया। तो आजादी जो है ये 2 पार्ट में मैं कहता हूँ। एक पार्ट है अंग्रेजों से आजादी, दूसरा है जो दमन की हुई सेक्शंस थी, SC ST OBC और लेडीज, वुमेन, महिलाएं 50% जिनकी संख्या, हाँ, जिनकी 50% संख्या है, उनको भी आजादी मिली है 47 के बाद। वो अपनी इंटरनल सही आजादी उन्हीं के लिए, सही आजादी तो उनको मिली है। यदि अंग्रेज चले जाते तो सिस्टम, सोशल सिस्टम वही रहता, तो औरतें आज भी वही होती, आज भी घूंघट पहन के कहीं गाय को घास डाल रही होती। तो ये सारी चीजें जो है कि पता होनी चाहिए। अब एक इतने छोटे से इंटरव्यू में सारी बातें कवर नहीं हो सकती, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें नई जनरेशन को अपनी फैमिली में बताना चाहिए। जिस तरह आपके गुरुद्वारे में जब भी पाठ होता है, वहां पे अपने जो बुजुर्ग गुरु हुए हैं, बड़े योद्धा हुए हैं, उनकी कथाएं सुनाई जाती हैं, बहादुरी के किस्से सुनाए जाते हैं। वही बहादुरी के किस्से फिर जो नई जनरेशन है उसको बहादुर बनाते हैं। तो हमें दूसरे रिलीजन्स को भी अपने बच्चों को बताना चाहिए कि हमें आजादी कैसे मिली, कौन लोग थे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख तीनों थे, ऐसी बात नहीं है। तीनों धर्मों के लोग जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन सभी थे। लेकिन वो क्रांतिकारी थे, वो चले गए। क्रांति लाई इस पर। हाँ, ये हमें स्टडी करना चाहिए, स्टडी का विषय रहना चाहिए। ये कभी भी ओवर शैडो नहीं होना, ये समय की धूल में पीछे नहीं जाना चाहिए। इसको हमें लाइव रखना होगा, तभी हम हर हिंदुस्तानी को एक प्रेरित हिंदुस्तानी, एक जिम्मेवारी हिंदुस्तानी हम बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कटारिया साहब हमारे साथ बात करने के लिए। ये राष्ट्रीय ध्वज कैसे मिला है, इसके पीछे कितनी कुर्बानियां हैं और कहाँ पर त्रुटियां हो रही हैं, कहाँ पर गलती कर रहे हैं जो राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी लोगों को
उनके इतिहास को हम लोग भूल रहे हैं। और वो लोग जो ये कह रहे हैं कि 2014 के बाद देश को असल आज़ादी मिली है, इस सब पर चर्चा हमारे साथ बलवंत कटारिया जी ने की है। और इस पर चर्चा करने का मकसद सिर्फ इतना है कि देश की युवा पीढ़ी को, देश के जो मासूम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उन लोगों को, उन क्रांतिकारियों के बारे में, उन लोगों को देश की असल हकीकत के बारे में, इतिहास के बारे में पढ़ाया जाए, बताया जाए, ताकि वो गुमराह ना हों, वो ऐसे लोगों जैसी तर्क ना करें, बात ना करें, जैसे कंगना रनौत जो सांसद हैं भाजपा की, ऐसे ना बन जाएं। ऐसी बातें वो लोग ना करें, बेतुके बयान ना आएँ और देश की असल आज़ादी को, क्रांतिकारियों के इतिहास को और उनकी शहादत को भूल ना पाएं।